जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस के केस को लेकर। मेंटेनेंस के केस में अक्सर हम ये बात सुनते हैं कि अगर पत्नी अपनी मर्जी से कह दे कि मुझे पति के साथ नहीं रहना है या धारा 9 की डिग्री पति के हक में आ जाए, उसके बाद पति को बाध्य नहीं किया जा सकता पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए। लेकिन इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये आदेश दिया गया कि एप्लीकेशन की डेट से लेकर जजमेंट की डेट तक, मतलब एप्लीकेशन जिस दिन लगाई गई थी उस दिन से आज की तारीख तक पति के द्वारा 3 इंस्टॉलमेंट में पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा और ये किसी भी प्रकार से इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। तो आखिर ये क्या है, इस केस में ऐसा क्या हुआ जहां पर पत्नी अपनी मर्जी से कह रही थी कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना, धारा 9 की डिग्री भी पति के हक में आने के बाद भी पति को मेंटेनेंस का आदेश दे दिया गया। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस केस में जो कि पति को मजबूर किया गया कि आपको 3 इंस्टॉलमेंट में इतना मेंटेनेंस तो देना होगा। सबसे पहली बात, जो यहाँ पर पुरुष वर्ग या लोगों की सोच ये कहती है कि पुराने जजमेंट का हवाला देने से कुछ नहीं होता या पुराने केसेस को यूज करने से कुछ नहीं होता, तो इस केस को स्टडी कर कर आप देखिए। मैं स्क्रीन पर इसके जजमेंट की डेट और नाम आपको दूंगी, आप इसको सर्च कीजिए और इसमें आप समझ पाएंगे कि 25 केसेस का हवाला दिया गया है इसमें मेंटेनेंस को लेकर। मतलब पति के अधिवक्ता साथी के द्वारा ये कहा जा रहा था कि मेंटेनेंस नहीं दिया जाना चाहिए और पत्नी के अधिवक्ता साथी के द्वारा ये कहा जा रहा था कि मेंटेनेंस मिलना चाहिए। मतलब क्रॉस में एक के बाद एक जजमेंट दिए गए कि इस जजमेंट के आधार पर मेंटेनेंस मिलना चाहिए और इस जजमेंट के आधार पर मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। आखिर पत्नी के अधिवक्ता के द्वारा जीत हासिल की गई और 25वें जजमेंट में ये प्रूफ कर दिया गया कि नहीं, पत्नी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए और एप्लीकेशन की डेट से मिलना चाहिए। मतलब करीब करीब अगर हम यहाँ पर बात करें तो पत्नी को 7 लाख रुपए के करीब मेंटेनेंस पति को 3 इंस्टॉलमेंट में देना होगा, जबकि पति यहाँ पर धारा 9 की डिग्री लेकर बैठा था और पत्नी के द्वारा ये कहा गया था कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना। अब इसमें क्या हुआ था तो हम इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें पति पत्नी का विवाह होता है 2014 को। 2014 में विवाह होता है 1/5/2014 में और यहाँ पर पत्नी अलग रहने लगती है 21/8/2015 से। यहाँ पर पति का ये कहना होता है कि पत्नी अपनी मर्जी से रक्षाबंधन के समय 21/8/2015 को अपनी स्वेच्छा से ससुराल मायके में जाकर रहने लगी, ये कहकर कि मेरे वृद्ध माता पिता हैं, मुझे उनकी देख रेख करनी है और उसके बाद वे वापस आने के लिए तैयार नहीं है। जबकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि वह अपने माता पिता के साथ नहीं रह रही, वह अन्य पैतृक घर में जाकर रह रही है। लेकिन पति का ये आरोप था। यहाँ पर पत्नी के द्वारा ये कहा जाता है कि 2015 में पति अपनी स्वेच्छा से ये कहकर कि रक्षाबंधन है, आप अपने पीहर घूमकर आ जाएं, ये कहकर पति के द्वारा पत्नी को पीहर भेजा गया और उसके बाद पति के द्वारा कभी भी वापस नहीं बुलाया गया। इस बीच में जबकि पत्नी का एबॉर्शन हुआ रांची में, उस वक्त भी पति के द्वारा पत्नी से मिलने भी नहीं आए, ना ही किसी भी प्रकार की कोई भी खबर ली गई। पत्नी का ट्रीटमेंट भी पत्नी के भाई के द्वारा कराया गया। तो पत्नी का ये कहना, और साथ ही 2017 में पत्नी अपने पीहर के रिश्तेदारों को, मतलब अपने रिलेटिव्स को लेकर पति के घर गई, जिसमें पत्नी को किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। पत्नी 2017 में जाकर वापस आई, जबकि पति का ये कहना था कि मैं अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा एक प्रयास ये भी कर चुका हूं कि यहाँ पर पत्नी वापस आ जाए। जबकि यहाँ प्रयास पत्नी के द्वारा किए गए थे, पूरे एविडेंसेस पत्नी के द्वारा दिए गए, लेकिन पति के द्वारा सिर्फ और सिर्फ ये एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई थी कि पत्नी अपनी स्वेच्छा से चली गई है और वह वापस नहीं आ रही है। और मैं ऐसे एफर्ट्स डाल चुका हूँ कि मतलब पत्नी 2017 में मैंने ये प्रयास किया था कि पत्नी वापस आ जाए, लेकिन पत्नी वापस नहीं आई। अब बात करते हैं कि
2018 में जब न्यायालय ये केस पहुंचा पारिवारिक विवाद को लेकर, तो न्यायालय में जब फैमिली कोर्ट के समक्ष ये बात पहुंची, तो फैमिली कोर्ट के समक्ष पत्नी के द्वारा ये कह देना कि मैं आपके साथ नहीं रह रही, और धारा 9 की टिकरी पति को मिल गई। पत्नी के द्वारा ये कहना कोई अनुचित बात नहीं थी, क्योंकि पत्नी के द्वारा यहाँ पर ये बात रखी गई कि मुझे परिवार के सदस्यों के द्वारा शौचालय बाहर भेजा जाता है। मतलब आप समझ रहे हो, 2025 का ये जजमेंट है, 2018 में ये विवाद न्यायालय पहुंचा है। और आज की लड़की, जो हम ये आरोप लगाते हैं कि लड़कियां सहनशील नहीं होती हैं, लड़कियां विवाद खड़ा करती हैं, या लड़कियां फैमिली में नहीं रहना चाहती, तो 2018 में लड़की को गैस चूल्हे पर रोटी बनाने से वंचित किया जा रहा है। मतलब चूल्हे पर खाना बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शौचालय की सुविधा घर के बाहर जाकर दी गई है, मतलब घर में शौचालय आप उपयोग नहीं कर सकती, ये कहकर महिला के साथ क्रूरता की जा रही है। और साथ ही पत्नी के द्वारा से 5 लाख रुपए की 4 पहिया वाहन खरीदने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जब आप 5 लाख रुपए लेकर आओगी तभी आप यहाँ रह सकती हो। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि पत्नी के साथ क्रूरता में, मतलब गैस का आप उपयोग नहीं कर सकती, शौचालय आप बाहर जाएंगी और आप 5 लाख रुपए लेकर आएंगी। और साथ ही पत्नी के द्वारा एविडेंसेस दिए गए कि पति यहाँ अन्य महिला के साथ संबंध में है, मतलब पति एडल्ट्री में है। तो यहाँ पर क्रूरता भी है, एडल्ट्री भी है, और यहाँ पर डोरी की डिमांड भी की जा रही है। तो यहाँ पर पत्नी के द्वारा विद एविडेंसेस ये बात रखी गई। यहाँ पर पत्नी के द्वारा ना जाने का उचित कारण दिया गया। मतलब पत्नी ने ये तो कहा कि मुझे नहीं जाना है, लेकिन नहीं जाने का उचित कारण दिया गया। मतलब जो हम बात कहते हैं कि मेंटेनेंस के केस में पत्नी अगर साथ नहीं रहना चाहती है, रहना चाहती, तो उसकी एक ठोस वजह होना चाहिए। या पति साथ नहीं रखना चाहता, या अपने वैवाहिक जीवन को नहीं चलाना चाहता, तो यहाँ पर पति या पत्नी के द्वारा साथ ना रहने की उचित वजह दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर पत्नी के द्वारा सारी उचित वजह दी गई। साथ ही इस केस में आप एक चीज पर और फोकस करेंगे कि जब पत्नी के द्वारा धारा 9 की डिग्री ले ली गई, तो फिर यहाँ पर इतना इस मेंटेनेंस की बात कहाँ से आई है, मेंटेनेंस का केस कहाँ से चलता है। तो यहाँ पर पति के द्वारा जो गलती की गई इस केस में, वो बहुत बड़ी गलती थी, जहां पर पति के द्वारा धारा 9 की डिग्री तो ले ली गई, लेकिन उस डिग्री को लागू नहीं कराया गया। अभी तक आप जो बार बार ये बात सुनते हैं कि धारा 9 की डिग्री अपने हक में ले लेना, तो यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि धारा 9 की डिग्री लेने के बाद आपको उस डिग्री को लागू भी कराना पड़ता है, जो कि बहुत कम लोग कराते हैं, या कई लोग इस कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि धारा 9 की डिग्री तो अब मेरे पास है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मतलब मैंने तो अपने एफर्ट्स लगाए हैं, पार्टनर आकर रहने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका माइनस पॉइंट। और इस केस में पति के साथ यही हुआ। अगर पति के द्वारा धारा 9 की डिग्री ले ली जाती और यहाँ पर ले ली और उसके बाद पति लागू करा लेता, या पति यहाँ पर तलाक की अपील लगा देता, तो पति यहाँ मेंटेनेंस से भी बच सकता था, या पति का तलाक, मतलब पति को तलाक की डिग्री भी मिल जाती। तो जो कि होता महिला के लिए गलत, लेकिन एक जो पुरुष के पास जो राइट्स होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर पति ने जो अपने राइट्स का उपयोग नहीं किया, वो पत्नी के लिए बेनिफिट रहा, क्योंकि यहाँ पर पति पूरी तरीके से गलत था। अब हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर पत्नी के पास पूरे एविडेंसेस थे कि यहाँ पति डोरी की डिमांड भी कर रहा है, पति एडल्ट्री में भी है, और यहाँ पर पति पत्नी के मौलिक अधिकारों से भी उसे वंचित कर रहा है। जब पति के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील लगाई गई ये कहकर कि मेरे पास धारा 9 की डिग्री है, और पत्नी के द्वारा ये कहा गया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, उसी आधार पर मुझे धारा 9 की डिग्री मिली, तो अब मैं मेंटेनेंस देने के लिए कैसे बाध्य हूं। तो यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि धारा 9 की डिग्री अकेली लेने से कुछ नहीं होता, आपको ये लागू भी करानी चाहिए। और जहां पर जो पत्नी के द्वारा ये कहा गया कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना है, तो उसकी पत्नी के पास उचित वजह है, जो कि नकारने लायक नहीं है। मतलब अगर पत्नी को उसके मौलिक अधिकारों से रोका जा रहा है, मतलब आज की तारीख में
अगर आप किसी महिला को बाहर शौचालय जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़े मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। और आप यहाँ पर पत्नी को गैस पर खाना बनाने के लिए वंचित कर रहे हैं तो यहाँ पर दूसरा अधिकार का हनन है। तो यहाँ पर और फिर साथ ही पति एडल्ट्री में है, साथ ही डोरी की डिमांड कर रहे हैं। तो मतलब ये सारी चीजों को देखकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि यहाँ तो ये पत्नी को का पूरी तरीके से उचित कारण है कि पत्नी आपके परिवार में किसी भी प्रकार से रह ही नहीं सकती, ना ही आपके साथ रह सकती है। तो यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि धारा 9 की टिकरी लेने से कुछ नहीं होता। और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि प्रत्येक माह की 10 तारीख या उसके पहले पत्नी को 10,000 रुपए का भुगतान करेगा। पति के द्वारा 10 तारीख के पहले या 10 तारीख तक 10,000 रुपए का भुगतान किया जाना चाहिए। ऐसा भरण पोषण आवेदन करने की तारीख, मतलब जो भरण पोषण की आवेदन की तारीख है, मतलब 2018 में केस गया था फैमिली कोर्ट में। मेंटेनेंस की अपील पत्नी के द्वारा 3/8/2019 को लगाई गई थी। 3/8/2019 से अभी तक मतलब 10 जनवरी 2025 का ये जजमेंट है। तो 10 जनवरी 2025 तक का पूरा मेंटेनेंस देना होगा पति को। मतलब यहाँ पर ये मान लीजिए कि आप 10,000 रुपये माह से अगर जोड़ते हैं 3/8/2019 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक, तो ये करीब करीब 7 लाख रुपए के करीब होगा, जो कि पति को मतलब जो एरियर्स हम कहते हैं ना कि 3/8/2019 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक एक पहले इंस्टॉलमेंट देना होगा पति को 3/4/2025 को, दूसरी इंस्टॉलमेंट देना होगा पति को 31/8/2025 को, और तीसरी इंस्टॉलमेंट देना होगा पति को 31/12/2025 को। उसके बाद पति को हर माह 10,000 रुपये 10 तारीख तक या 10 तारीख को ही मेंटेनेंस समय पर देना होगा, और इससे पति किसी भी प्रकार से नहीं डिग सकता। तो इस केस में आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और हाँ, साथ ही पत्नी के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये बात भी कही गई कि मैं अभी भी अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार हूं अगर मुझे शौचालय की सुविधा दी जाए और गैस पर खाना बनाने की सुविधा दी जाए। तो ये सारी परिस्थितियों को देखकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये स्थिति क्लियर थी कि यहाँ पर महिला किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। और इस केस में 2 बात आप समझ लीजिए कि एक तो जब आप केस स्टडीज करेंगे तो यहाँ पर 25 जजमेंट दिए गए हैं मेंटेनेंस के केस को लेकर, जो कि आप कभी भी अगर आपके केस की परिस्थितियां ऐसी हैं तो आप अपने अधिवक्ता साथी के साथ इस चीज को शेयर कर इन जजमेंट्स की कॉपी लेकर आप काम ले सकते हैं, अपने केस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साथ ही मेंटेनेंस अगर धारा 9 की टिकरी पति के हक में आ जाती है तो वहां पर पति धारा 9 की टिकरी लेकर बैठे ना, उसे लागू कराए। और उसके बाद अगर पति चाहता है कि मैं अलग ही होना है, मतलब विवाह विच्छेद ही करना है, तो पति को तुरंत तलाक की अपील लगाना चाहिए। तो यहाँ पर पति की एक गलती पति को भारी पड़ गई। अगर पति यहाँ पर धारा 9 की टिकरी लागू करा लेता तो भी बेनिफिट मिलता, या पति यहाँ पर तलाक की अपील लगा लेता तो भी पति को बेनिफिट मिलता। तो यहाँ पर अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपको अधिवक्ता पर डिपेंड होकर नहीं बैठना चाहिए, हमेशा चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। जो लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं अपने केस में ये लेकर कि हमने तो अच्छा अधिवक्ता हायर कर लिया है, अब हमें टेंशन फ्री है, अब हमें सिर्फ अधिवक्ता की फीस देना है या तारीखों पर जाना, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट में रहेंगे। क्योंकि इस तरह की चीजें 100% वाली बात है कि आपको आपके अधिवक्ता द्वारा ही बताई जा सकती है। लेकिन कई बार कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जहां आप अपने अधिवक्ता से टच में ही नहीं रहते। आपने धारा 9 की डिग्री ली, आप आकर रिलैक्स होकर बैठ गए कि नहीं अब मेरे पास धारा 9 की डिग्री, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका केस कमजोर पड़ गया और कहीं ना कहीं लॉस आपको ही उठाना पड़ा। जबकि अगर आप टच में रहते या अब आगे की क्या प्रोसेस है, अब आगे की क्या कार्यवाही करना चाहिए, या किस प्रकार से मैं इस केस से पूरी तरीके से बाहर आऊंगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये चीजें डिस्कशन में आती हैं और आप अपने केस को रिलीफ मिल सकता था। तो यहाँ पर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।